नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत के दुश्मन को चीन ने बचाया। आतंकवाद पर अपने रुख को लेकर चीन फिर हुआ बेनकाब। 26/11 हमले के आरोपी को ग्लोबल टेररिस्ट होने से रोका। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है साजिद मीर। 26/11 हमले में मोस्ट वांटेड है साजिद मीर। पाकिस्तान कर चुका है मौत का दावा। तो बड़ा अपडेट, लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान कर चुका है मौत का दावा। भारत के दुश्मन को चीन ने बचाया। आतंकवाद पर अपने रुख को लेकर चीन फिर हुआ बेनकाब। 26/11 हमले के आरोपी को ग्लोबल टेररिस्ट होने से रोका। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है साजिद मीर। 26/11 हमले में मोस्ट वांटेड है साजिद मीर। पाकिस्तान कर चुका है मौत का दावा। भारत की दुश्मन को चीन बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। आतंकवाद पर अपने रुख को लेकर चीन फिर बेनकाब हो गया। 26/11 हमले के आरोपी को ग्लोबल टेररिस्ट होने से बचाया। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है साजिद मीर। 26/11 हमले में मोस्ट वांटेड है साजिद मीर। पाकिस्तान मौत का दावा कर चुका है साजिद मीर का। तो वहीं बंगाल हिंसा की आग में चल रहा है। 8 जुलाई को बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव में हिंसा न हो, इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती करने का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को पूरे मामले पर फटकार लगाई है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल में चुनाव और हिंसा एक दूसरे पर पर्याय बन चुके हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, उससे तो यही लगता है कि राज्य सरकार हिंसा रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है, या फिर यूं कहें कि सरकार हिंसा को रोकना ही नहीं चाहती। पंचायत चुनाव ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला है। और अब पंचायत चुनाव में बढ़ती हिंसा को लेकर जब कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, तो हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो सोचा हो सकता है वो यही है कि अन्य पड़ोसी राज्यों से बलों की आवश्यकता के बजाय केंद्रीय बलों को तैनात करना बेहतर है और खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि जहां से बल आते हैं वो राज्य चुनाव आयोग की चिंता नहीं है, फिर याचिका पर कैसे विचार किया जाए। कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर राज्य सरकार को आदेश दिया था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पूरे प्रदेश में करें, लेकिन बंगाल में राजनीतिक और चुनावी हिंसा की संस्कृति कायम रखना यही बताता है कि ममता बनर्जी परिवर्तन के जिस नारे के साथ सत्ता में आई थी वो महज दिखावटी ही था। या फिर ये भी कह सकते हैं कि बंगाल में चुनावी हिंसा पर रोक न लगाने का एक कारण ममता बनर्जी ने राजनीतिक विरोधियों के मामले में उन्हीं तौर तरीकों को अपना लिया है जो कभी वाम दलों की हिस्सा रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो वहीं कुशीनगर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो गई है। योग दिवस में स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज से आए लोग खराब मौसम में योग दिवस जारी रहा। कुशीनगर सांसद, विधायक, डीएम और एसपी इस योग दिवस में शामिल हुए। कुशीनगर के मुख्य बुद्ध मंदिर परिसर में किया गया योग दिवस का आयोजन। तो तस्वीरें जहां कुशीनगर में सभी लोग योग करने के लिए पहुंचे। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। खराब मौसम में भी लोग दूर दूर से यहां योगाभ्यास करने के लिए पहुंचे। कुशीनगर सांसद, विधायक, डीएम भी इस योग आयोजन में शामिल हुए। कुशीनगर के मुख्य बुद्ध मंदिर परिसर में इसका आयोजन किया गया। तो तस्वीरें कुशीनगर से जहां 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो गई। बता दें कि यहाँ स्थानीय लोगों के अलावा दूर दराज से लोग योग करने के लिए पहुंचे। खराब मौसम में भी योग दिवस जारी रहा। खराब मौसम किसी भी तरह योग दिवस के दिन रुकावट नहीं बना। कुशीनगर सांसद, विधायक, डीएम और एसपी इस योग दिवस में शामिल हुए। साथ ही साथ कुशीनगर के मुख्य बुद्ध मंदिर परिसर में इसका आयोजन किया गया।
तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत जहां दूर दराज से लोग पहुंचे, स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दूर से लोग योग करने के लिए पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी बिहार समेत कई राज्य हीट वेव की चपेट में हैं। अब तक करीब 100 लोगों की हीट वेव से जान जा चुकी है। भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने देश भर में भीषण गर्मी के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि जिस राज्य में हीट वेव चल रही है उस राज्य को सहयोग करने के लिए भारत सरकार की ओर से आईएमडी, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की एक टीम तैयार की जाएगी। स्ट्रोक का भी न्यूज आ रहा है। ऐसी स्थिति में आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें आईएमडी के सीनियर ऑफिसर, नीति आयोग, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग, हेल्थ विभाग के सीनियर ऑफिसर की मीटिंग में हमने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय किया है। जिस राज्य में हीट वेव चल रहा है और हीट स्ट्रोक की घटना घटित हुई है, ये राज्य को सहयोग करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए भारत सरकार की ओर से एक डिजास्टर मैनेजमेंट, आईएमडी और हेल्थ मिनिस्ट्री के उच्च अधिकारियों की टीम जाएगी और राज्य सरकार को सहयोग करेगी। चलिए इसी बीच लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। ट्वीट के माध्यम से प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। योग संपूर्ण जीवन पद्धति, जीवन का अनुशासन। सीएम योगी ने कहा कि योग जीवन का अनुशासन है, संपूर्ण जीवन की पद्धति है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य योग के स्वाभाविक परिणाम है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि योग अवश्य अपनाएं और स्वस्थ रहें। सभी को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी देशवासियों को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग संपूर्ण जीवन पद्धति, जीवन का अनुशासन है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य योग के स्वाभाविक परिणाम है। योग अवश्य अपनाएं और स्वस्थ रहें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 23 जून को होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपना रुख साफ कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 23 जून को जो बैठक होने वाली है उसमें सभी पार्टियां कांग्रेस से कहेंगी कि वो दिल्ली को लेकर कांग्रेस केंद्र के अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करें। केजरीवाल ने कहा कि बैठक का सबसे पहला एजेंडा केंद्र को अध्यादेश होगा जिसने दिल्ली में लोकतंत्र खत्म कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सभी पार्टियों को समझाएंगे कि ये अध्यादेश तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल कहीं भी आ सकता है। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूं सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूं कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो ख़त्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। चलिए अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज बड़ी बैठक बुलाई। आज 10:30 बजे प्रदेश कार्यालय पर होगी बैठक। मायावती ने आज पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। प्रदेश, मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती बैठक को संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक में चर्चा होनी है। बड़ा अपडेट, प्रदेश, मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती बैठक को संबोधित करेंगी। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक में चर्चा होनी है।
तो 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर हर पार्टी पूरी तरह से जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। इसे लेकर आज 10:30 बजे प्रदेश कार्यालय में बसपा की बैठक होनी है। मायावती ने आज पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। प्रदेश मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती बैठक को संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होनी है। बड़ा अपडेट, जहां बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। प्रदेश मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट में शामिल राकेश यादव के घर पर योगी सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। इस कार्रवाई को गोरखपुर पुलिस प्रशासन के साथ ही जीडीए और नगर निगम अंजाम दे रही है। बता दें कि जेल में बंद माफिया राकेश यादव ने अवैध तरीके से गुलहेरा क्षेत्र में घर बनवाया था। ये राकेश यादव ने सिर्फ गोरखपुर जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में दहशत फैलाई है। वो यूपी के टॉप 61 गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल है। यूपी के कई जिलों में 52 केस दर्ज हैं, जिसमें महाराजगंज और आजमगढ़ में मर्डर की कोशिश, वसूली, जान से मारने की धमकी, गुंडा राम्स एक्ट के मामले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राकेश यादव शुरुआत में अपने पिता के साथ दूध बेचता था, लेकिन अपराधी की वजह से उनसे इलाके में धाक जमानी शुरू कर दी। आरोप है कि राकेश ने बीजेपी सांसद कमलेश पासवान के पिता ओम प्रकाश पासवान, जो कि उस समय विधायक थे, उन पर जनसभा में बम फेंक कर मर्डर कर दिया था। ये झुंगिया बाजार में राकेश यादव का एक करवाए हुए निर्माण है और इसका डिमोलिशन आदेश 19/2021 को पारित किया था। ये 2 मंजिला निर्माण है और ये इसका टोटल भूखंड का क्षेत्रफल 7000 स्क्वायर फीट है और इसका कवर्ड एरिया 450 स्क्वायर फीट के 4500 स्क्वायर फीट और इसकी लागत लगभग 4.5 करोड़ बताई मैंने। तो इसका आज हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। ये जीडीए द्वारा अनाधिकृत निर्माण के संबंध में यहाँ पे पुलिस बल की मांग की गई थी, तो उसी में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था की समस्या न पैदा हो सके। कुशीनगर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। शराबियों ने शराब के नशे में गन्ने की फूस में लगाई आग। भयंकर आग के चलते मची अफरा तफरी। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शराबियों के कारनामे से फूटा लोगों का गुस्सा। स्थानीय लोगों ने शराब भट्टी में तोड़फोड़ की। पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शराबियों ने शराब के नशे में गन्ने के फूस में आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने शराब माफियाओं के घर तोड़ डाले। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शराबियों के कारनामों से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने शराब भट्टी में तोड़फोड़ की। पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें कुशीनगर से, जहां शराबियों ने गन्ने के फूस में आग लगा दी। क्या कभी आपने सुना है कि जिसकी मौत हो गई हो वो दोबारा जिंदा होकर वापस आ जाए? आपने ऐसा या तो किस्सों कहानियों में सुना होगा या तो किसी फिल्म में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वाक्य से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या ये सच है? आखिर एक शख्स जिसकी मौत बहुत पहले हो गई थी, अचानक वो अपने माता पिता के पास आकर सबको चौंका देता है। इस रिपोर्ट में देखिए। कभी कभी प्रकृति के कारनामे ऐसे होते हैं जिससे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी जो मर चुका है, क्या वो मरकर भी नहीं मरता? ऐसे ही सवालों को धराशायी करता एक ऐसा सच सामने आया है जो वाकई हैरान करने वाला है। मामला है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का, जहां पर 8 साल पहले एक व्यक्ति की सांप के डसने से मौत हो गई। कुछ समय बाद मृतक अपनी नानी के घर पहुंचा तो चौंक गया। वो कुछ ऐसा कहने और करने लगा जिससे परिवार वाले चकित रह गए।
वो लड़का अपने आप को आर्यन से मनोज मिश्रा कहने लगा। लड़के ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया तो गांव भर के सभी सदस्यों की पहचान कर डाली। अब आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार ये पूरी कहानी क्या है। दरअसल मैनपुरी जिले के गांव मंगलपुर में 8 साल का बेटा अपनी नानी के घर गया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा नानी के पैर छुओ। इस बात पर बेटा नाराज हो गया और उसने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरी नानी नहीं, और अपने मामा को अपना बच्चा बताने लगा। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए और लोगों ने फिर से सवाल जवाब शुरू कर दिए। परिवार वाले हैरान थे कि आखिरकार 8 साल का बच्चा कह क्या रहा है। जब उससे बारीकी से पूछा गया तो उसने बताया कि 8 साल पहले वो खेत में पानी लगा रहा था, उसी दौरान उसको सांप ने काट लिया और अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई। वो रात को गए थे खेत में, कब पानी लगा रहे थे, सांप आया काट लिया। क्या मरने के बाद दोबारा होता है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है। धर्म दर्शन भी एक मत नहीं है। भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रखने वाले बौद्ध और जैन धर्म भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हो, पर दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं। साल 2015 में मनोज मिश्रा मंगलपुर के रहने वाले थे। वो अपने खेत में पानी लगा रहे थे। इसी दौरान उनको खेत में सांप ने काट लिया था। परिवार वालों ने काफी इलाज कराया, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी बेटी गर्भवती थी। उनकी मौत के 20 दिन बाद बेटी रंजना ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम आर्यन पड़ा। आर्यन ने 4 साल बाद मंगलपुर गांव का नाम लेना शुरू कर दिया और उसके बाद आर्यन ने अपनी पूरी कहानी बता डाली। आर्यन ने कहा कि आप मेरी बेटी हो, आप मेरी माँ नहीं। और जब वो अपनी नानी के घर आया, उसने नानी को भी नाम से बुलाया और कहा कि आप मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे कहाँ हैं? और दोनों मामा को देखकर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। पूरा परिवार सकते में आ गया। आर्यन का दावा यहाँ तक है कि उसने बैंक में जमा पैसे तक बता दिए। ठीक है, और जो वो अपने मन पे होता है ना, वो सब बताता है। मेरे पिताजी के टाइम में, मेरे पिताजी थे ना, ने सिर अपने डस लिया था, तो स्टार्टिंग में ना किसी के पैर छूता था ना कुछ। ठीक है, और जब वो मन पे हो तो सब कुछ बताता है कि ये गेट किसने तोड़वाया, किसने लगवाया, ये मैंने ऐसे लगवा के गया था, इसकी कीलें कहाँ गई, ये चीज़ बताता रहता है। और अभी छोटा है और बड़ा होगा तो और कुछ बताएगा। तो कुछ तो भूला करा है, कुछ तो सत्य बता रहा है। ये मकान इन्होंने बनवाया है और गाड़ी चलाते थे और अपने सांप ने उसको उधर सिखाया था और सांपों ने खाने पर बहुत। जब मकान के बारे में भी बता रहे कि ये तब ऐसा नहीं था, ऐसा मकान नहीं था। मकान में आपको लग गया पहले से। फिलहाल आर्यन की बातों से और उसके परिवार की ओर से जो बातें बताई गई हैं, वो वाकई हैरान करने वाली थी। अब सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने। पुनर्जन्म को विज्ञान नहीं मानता, लेकिन तमाम धर्म पुनर्जन्म का दावा करते हैं। पुनर्जन्म में आखिर कितनी सच्चाई है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए मैनपुरी से मुनीश मिश्रा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाजी इकबाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फरार चल रहे 1 लाख के नामी हाजी इकबाल पर पुलिस के साथ जिला प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। इसके चलते खनन माफिया हाजी इकबाल की 500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पर जिला प्रशासन का चाबुक चलने जा रहा है। सहारनपुर के एसएसपी विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाजी इकबाल शासन द्वारा घोषित खनन माफिया है, जिसके खिलाफ महिला उत्पीड़न, धोखाधड़ी और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा जैसे मामले दर्ज हैं। जिसमें हाजी इकबाल जो कि जनपद सहारनपुर के शासन द्वारा घोषित खनन माफिया हैं और बड़े अन्य अपराधों में भी लिप्त रहे हैं, इनके खिलाफ
महिला उत्पीड़न के, 400 BC के, धोखाधड़ी के और गबन के और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का कई मामले अन्य दर्ज हैं। इनके कई परिवार के लोग भी जेल में हैं। इनके स्वयं के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है और ये फिलहाल कई मुकदमों में वांछित चल रहे हैं, फरार हैं। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई पूर्व से प्रचलित थी, जिसमें कि सहारनपुर पुलिस द्वारा 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति इनकी चिन्हित की गई विवेचना के दौरान, और चिन्हित करने के पश्चात इनके जब्तीकरण का प्रस्ताव सहारनपुर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया, जिस पर कि ये 500 करोड़ की संपत्ति जो है पुलिस ने इसको सीज किया है। ये थानाध्यक्ष भेट की रिपोर्ट पर जो है जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में मुकदमा चला है और वहां से न्यायालय से आदेश हो गया है। डीएम साहब के आदेश द्वारा ही ये जो चिन्हित संपत्ति है वो भी सभी कुर्क गई है। कुल 438 बीघा जो है संपत्ति है, वो तहसील सदर में भी है, तहसील यहाँ बेहट में भी है, और पूरी राजस्व पुलिस दोनों ही टीम के द्वारा जो है कार्रवाई करके इसको मौके पर फिजिकली कार्रवाई की जाए। तो वहीं सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के महर्षि सहजानंद गिरी ब्रह्मचारी जी महाराज ने फिल्म आदिपुरुष को लेकर रोष प्रकट करते हुए कहा कि जिस तरह से लंका दहन के समय इस फिल्म में वाद विवाद दिखाया गया है, इस तरीके का वाद विवाद हमारे ग्रंथों में नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य सिद्ध भैरव तंत्राचार्य श्री महंत सहजानंद ब्रह्मचारी प्रभारी शंकराचार्य आश्रम शाकंभरी देवी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, वर्तमान शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आदि पुरुष जो फिल्म रिलीज हुई है, इसको तत्काल बैन लगा देना चाहिए और इसको तुरंत बंद करना चाहिए। इसमें जो सनातन धर्म के हमारा जो अपमान किया गया है और जो हमारे हिंदू के देवी देवताओं का जो इसमें जो ये डोलक फलक जो बोले गए हैं, इनको तुरंत बैन लगाना चाहिए। इसकी मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ और इसको तुरंत बंद कराना चाहिए और ऐसा आइंदा भविष्य में कभी भी ऐसी फिल्में ना बनाई जाए। और इसको सेंसर बोर्ड को भी, जो फिल्म बोर्ड है, इसको भी इन चीज़ों को संज्ञान में लेके इसका तुरंत बैन लगाएं, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और इस फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।